नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए विशेष रूप से बिहार के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न बिहार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसी का आप कह सकते हो क्विक रिवीजन है कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो जो प्रश्न बताए जाए, प्रश्न के साथ साथ कुछ फैक्ट भी बताए जाते हैं। ज़्यादातर फैक्ट हो सकता है आपको पता हो, लेकिन यदि कुछ नहीं भी पता होते हैं तो उसको साथ साथ नोट करते हुए आप आगे बढ़िएगा। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? बिहार का विस्तार है। बिहार के विस्तार के बारे में यहाँ बात हो रही है कि बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बताएं, प्रश्न देखकर बताएं कि बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलता है। बताएं, चार विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है कि बिहार का विस्तार कहां से कहां तक आपको देखने को मिलता है। बताएं, चलें ध्यान से और जवाब देना है। देखो यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 24 है, ठीक है, ये 24 है और ये भी 24 है, ये दोनों 24 हैं। अब आपको इसी आधार पे अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें बताएं, बिहार का विस्तार कहां से कहां तक है। अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ये आपको बताना है। दोनों विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय के, इनमें से आपको टिक करना है। बताएं, सबसे पहली बात एक चीज पता होना चाहिए कि बिहार का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांशों पर है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो बिहार का जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर पर है। तो जब भी आप अपने उत्तर को देखते हो, सबसे पहले उत्तरी अक्षांश आपको चेक करना है और आपको पूर्वी देशांतर चेक करना है। जब सभी विकल्पों में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हैं दिए हुए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और आपको बता दें, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27:31:15 तक है। और यदि हम बात करें देशांतरीय विस्तार, तो पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार 83:19:50 से लेकर 88:17:40 तक आपको देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मूलभूत हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार की बात होती है तो सबसे पहला शब्द आता है कि ये जो बिहार है इसका नाम बिहार कैसे पड़ा। तो इसके बारे में कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ पे बौद्ध बिहारों की बाहुलता थी, अधिकता थी, उसके कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। वैदिक युग में यदि हम बात करें तो इसको प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से जानते थे, ये आपको पता होगा वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद मौर्य और गुप्त काल में यदि हम बात करें तो जो आप मगध शब्द सुनते थे, ये मगध शब्द कहीं ना कहीं बिहार के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था। जब आप मौर्य काल की बात करते हैं, जब आप गुप्त काल की बात करते हैं, यदि इसकी स्थापना की बात करें, बिहार राज्य की स्थापना की बात करें, तो आपको पता होगा 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। एज ए स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर बिहार और उड़ीसा को एक साथ जो है रखा गया था, इसको बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग किया गया था। किससे? बंगाल से अलग किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब प्रथम विभाजन इसका होता है वो होता है वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में क्या होता है? वर्ष 1936 में जो विभाजन होता है, यहाँ पर उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया जाता है और अब बिहार एक प्रांत के रूप में अस्तित्व आता है, एक अलग प्रांत का दर्जा इसको मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका द्वितीय विभाजन, ये तो हो गया प्रथम विभाजन, जब यहाँ से उड़ीसा अलग हुआ। इसके बाद द्वितीय विभाजन हुआ। द्वितीय विभाजन कब हुआ? द्वितीय विभाजन हुआ वर्ष 2000 में। और वर्ष 2000 में क्या हो गया? वर्ष 2000 में बिहार से एक छोटा सा राज्य और अलग कर दिया गया, उसको झारखंड नाम दिया गया और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया वर्ष 2000 में। तो सबसे पहली यदि हम बात करें बिहार की स्थापना की, यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा के लिए एक अलग प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी और यहीं से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन इसका प्रथम विभाजन वर्ष 1936 में हुआ, जब उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया और उड़ीसा को एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया। आगे चलकर वर्ष 2000 में झारखंड इससे अलग करके एक अन्य राज्य झारखंड बनाया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो क्रम है, किस प्रकार से बिहार का नामकरण हुआ, किस प्रकार से बिहार अंग्रेजों के समय काल में
बंगाल से अलग करके एक राज्य बनाया गया उड़ीसा के साथ, फिर बाद में कैसे बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और फिर आप कह सकते हो कि आज से लगभग 20 से 22 वर्ष पूर्व किस प्रकार से झारखंड को बिहार से अलग करके एक अन्य राज्य के रूप में अस्तित्व में उसको लाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि बिहार जो राज्य है इसकी आकृति कैसी है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बिहार राज्य को जब आप देखोगे तो इसकी जो आकृति देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आयताकार आपको देखने को मिलती है। बिहार की जो आकृति देखने को मिलती है ये आयताकार आकृति देखने को मिलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है, बताएं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है, बताएं। बिहार का देश में स्थान कौन सा है? बिहार का देश में स्थान कौन सा है? किसकी दृष्टि से? केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों दोनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान क्या है, यह आपको बताना है। 7वां, 9वां, 10वां, 13वां, चलें बताएं। ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। चलें, देखो सबसे पहली बात आप आगे सोचें उससे पहले आपको पता होना चाहिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर बिहार विस्तारित है, बिहार राज्य विस्तारित है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से ज़्यादातर जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र बिहार में यदि हम बात करें तो 92,257 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर ग्रामीण इलाका बिहार में विस्तारित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है। याद रखिएगा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा स्थान है, तो आपको बता दें, पहले यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, राज्यों एवं केंद्र शासित, मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों में पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका स्थान आता है 13वां। यदि सिर्फ राज्यों की बात कर ली जाए कि राज्यों में बिहार का स्थान क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको टिक करना है राज्यों में बिहार का स्थान है 12वां। ठीक है, तो केवल राज्यों में 12वां स्थान है, लेकिन जब राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाता है तो बिहार का स्थान हो जाता है 13वां। इसको आप रट लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, कहां पर है? सोमेश्वर श्रेणी क्या है ये आपको पहले बताना है, अभी कहां है इसके बारे में भी प्रश्न है, वो अभी आगे हम बात करेंगे। तो बताएं, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है क्या? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, या इन सभी में नई? बताएं, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ये किसकी तुलना में आप कह सकते हो सही सटीक बैठ रहा है इन उत्तरों में से? तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की जब बात करें तो सबसे पहली बात, सोमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है वो त्रिवेणी नगर से लेकर भिखनाथोरी दर्रा तक देखने को मिलता है। और त्रिवेणी नगर से लेकर भिखनाथोरी दर्रा का जो ये क्षेत्र है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के एक ही जिले से संबंधित है। और बिहार का ये जो जिला है आप कह सकते हो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी छोर पर आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है इन सब में सबसे नई है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, तो बताएं बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र में जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है। अब आपको इसमें से सबसे पहले इनकी अवस्थिति आपको अवश्य पता होना चाहिए। यदि अवस्थिति पता है तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो, नहीं पता है तो आपको रटना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है आप कौन सा करते हो। मेरे हिसाब से आपको अवस्थिति प्रत्येक जिले के बारे में पता होना चाहिए। जब बात होती है नेपाल और यूपी की, ठीक है, कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। बिहार का एक ही जिला है ऐसा, और इसको बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। क्या बोलते हैं? पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र जिला है पश्चिमी चंपारण जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। मतलब बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। लेकिन इस तरह से कई और प्रश्न भी बन सकते हैं, वह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो झारखंड और यूपी से सीमा साझा करता है। बिहार का वो कौन सा जिला है जो झारखंड और यूपी से सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जा सकता है बिहार का वह कौन सा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। बिहार का वो कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो इन जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके रटे हुए होने चाहिए, इनमें आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेपाल और यूपी से सीमा साझा करने वाला जिला आपका हो गया पश्चिमी चंपारण। इसी तरह से झारखंड यूपी की जब बात आती है तो आपको याद रखना है रोहतास जिला आपको देखने को मिलता है, रोहतास जिला। जब आप बात करते हो नेपाल और पश्चिम बंगाल, ये जिला तो आपको रटा होना चाहिए। क्यों रटा होना चाहिए? क्योंकि जब बात करते हो बिहार का सबसे पूर्वी जिला तो आता है किशनगंज, तो इसका सही उत्तर हो गया किशनगंज। ठीक है, नेपाल और पश्चिम बंगाल की आप कह सकते हो दोनों से बॉर्डर साझा करता है किशनगंज। जब आप बात करते हो झारखंड पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे झारखंड पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है कटिहार। कटिहार जिला है जो झारखंड पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, क्या रटा होना चाहिए कि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं, ये 4 जिले तो आपको याद ही होने चाहिए। ये 4 जिले क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ये जो 4 जिले हैं ये कहीं ना कहीं या तो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं या एक राज्य और एक प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जिनमें नेपाल पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो किशनगंज से सीमा साझा करता है। झारखंड और यूपी से लगने वाला जिला है रोहतास। झारखंड और पश्चिम बंगाल से जिला लगने वाला है कटिहार। नेपाल और यूपी से लगने वाला है पश्चिमी चंपारण। ये एकमात्र जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जिले नहीं है कहीं भी। तो प्रत्येक जो जिला है इस तरह का, जो 4 प्रमुख जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होगा बिहार की राजधानी है पटना, और पटना की यदि हम बात करते हैं तो पटना आपको पता होना चाहिए। 9 जिले ऐसे हैं जिनसे पटना घिरा हुआ है, मतलब पटना जो है ये 9 जिलों से घिरा हुआ है बिहार के, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बिहार के जिलों की बात हो रही है तो कुछ चीजें और भी आपको पता होना चाहिए। जैसे झारखंड है, झारखंड की यदि हम बात करें तो बिहार के 8 जिले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। झारखंड के बाद आता है नेपाल। बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। बिहार के यदि हम बात करें तो बिहार के 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। तो कहने का मतलब है झारखंड से 8 जिले, नेपाल से 7 जिले, उत्तर प्रदेश से 8 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले। ये जो जिले हैं ये आपको रटे होने चाहिए। इन जिलों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी 4 जिले का नाम देके प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं साझा करता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार की जो अवस्थिति है, जिन राज्यों से बिहार सीमा साझा करता है, उन जिलों के बारे में आपको रटा होना चाहिए। बिहार जो नेपाल से सीमा साझा करता है, तो कौन से जिले हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, वो भी आपको रटे होने चाहिए, तब तो आपको सफलता मिलेगी। और प्रयास करना है कि इसी कक्षा में ही सारी चीजें याद करके जाएं। तो याद कर लीजिए, क्या नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? कटिहार। नेपाल पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। झारखंड और यूपी से सीमा साझा करने वाला जिला है रोहतास। साथ ही साथ बिहार जो है, बिहार के
8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का मैदान इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। उत्तरी बिहार का मैदान किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। उत्तरी बिहार का मैदान किस काल से संबंधित है? चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, विंध्यन कल्प या 13वां? बताएं किस कल्प से संबंधित है? बिहार के मैदान की बात हो रही है, बताएं। देखो अभी मैंने आपको एक प्रश्न पहले मैंने आपको बताया, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जिनमें यदि हम बात करें तो 90,650 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक, कितना? 90,650 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। आप कह सकते हो बिहार के कुल क्षेत्रफल में 96.27% जो क्षेत्र है वो मैदानी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रहा था मैदानी बात, तो मैदान का जो विस्तार है कहीं ना कहीं उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश से लेकर दक्षिणी प्रदेशों तक आपको देखने को मिलता है, दक्षिणी प्रदेश तक आपको देखने को मिलता है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, किस कल्प से संबंधित है? तो आपको बता दें जो मैदान है ये चतुर्थ कल्प से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो गया ए विकल्प। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी आपने देखा था कि बिहार में यदि हम देखें तो बिहार में 96.27% जो क्षेत्र है वो मैदानी है। प्रश्न क्या है? गंगा के मैदान से संबंधित। तो आपको बता दें लगभग आप, क्योंकि इनमें यदि चारों में बात करें तो लगभग 95% आप कह सकते हो, क्योंकि 96.27% है जो मैदानी है, और ये गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो गंगा प्रवाह तंत्र अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये पूरा आता है, इसलिए आप 95% को टिक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? चलें बताएं। अब इससे आसान तो प्रश्न आपके लिए तो हो नहीं सकता, बताएं इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार से नहीं छूती है? अब इससे आसान कोई प्रश्न आपके लिए नहीं बन सकता है। ठीक है, बताएं, जवाब दीजिएगा। चलें इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? चलिए बताएं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा छूती है। 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल के जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। झारखंड की यदि हम बात करें तो झारखंड के संदर्भ में आपने देखा कि 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के 8 जिले इनसे सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि नेपाल भी इनसे सीमा साझा करता है, और नेपाल से 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो कहने का मतलब इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो जब भी आप इसको पढ़ें तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं और वो जिले कौन कौन से हैं उनको भी याद करने का प्रयास करें।
इसको बताएं। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के 2.86% है। सबसे पहले मैंने इसकी चर्चा की थी कि 2.86% है, तो कहने का मतलब क्या है कि बी विकल्प आपका सही उत्तर है, 2.86%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 तक हमने देखा है। 7 के आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? बिहार का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्र मतलब संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? कहने का मतलब है बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जब पूछा जाए तो 94,163, ये आपको अवश्य याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर ये पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। और जब संपूर्ण भारत से इसकी तुलना की जाती है कि भारत का, देखो हो सकता है एक दो प्रश्न आगे पीछे हो गया हो क्योंकि इससे पहले के जो प्रश्न थे उनकी रिकॉर्डिंग कल हुई थी, ये आज जो है उसके बाद से हो रही है, तो हो सकता है एक दो प्रश्न रिपीट हो जाए, तो उनको आपको उसी तरह से लेके चलना है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल जो था, इसमें यदि हम बात करते थे कि ये बिहार का जो ये क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दें 2.86% है। अब जो लोग आप कह सकते हो सिंसियर कैंडिडेट होंगे वो क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्योंकि तुलना किससे हो रही है? भारत के क्षेत्रफल से तुलना हो रही है, तो आप भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है इसको भी इसी समय याद कर लेंगे। और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका पहला होमवर्क है कि ये वीडियो समाप्त होती है उसके तुरंत बाद आपको भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है ये आपको अवश्य बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की अंतरराष्ट्रीय कितना प्रतिशत है? यहाँ पे कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं तो इसको इग्नोर करना है हमें। इसको बताएं, बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बताएं, इसको बताएं, बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा है जिसको बिहार के भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? आपको बताना है। छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, इनमें से कौन सा है जो आपको बताना है? चले बताएं, बिहार के भौतिक विभागों में से इनमें से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा और इसके बाद बताएं। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ने के बाद आपको बात करना है। और इसमें भी यदि हम बात करें तो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें तो ई विकल्प दिया नहीं हुआ है। ई विकल्प के ना दिए होने के कारण ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, 1 से 2 प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दिक्कत हो जाते हैं। चलिए इसको देखें। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पर? बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पर? उसमें यदि हम देखें, इससे पहले वाले प्रश्न में जो था तो छोटा नागपुर आप कह सकते हो कि वो उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें ई विकल्प भी होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी समझते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो बिहार के प्राकृतिक भागों के अंतर्गत आता है। पिछले प्रश्न में यदि हम देखें कर सकते थे हम उत्तर, छोटा नागपुर के पठार को हम टिक कर सकते थे, लेकिन जरूरी था कि उसमें ई विकल्प आए, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, तो उसको इग्नोर करना है। चलें इसको बताएं। ठीक है, पिछले प्रश्न में छोटा नागपुर का पठार उसको आप अलग कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर देखा, इससे याद आ गया चीज़ों को। बताएं, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? बात हो रही है तराई प्रदेश की, बात हो रही है बिहार के तराई प्रदेश के। तो
तो बिहार का तराई का जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि नेपाल के समानांतर यदि हम एक चौड़ी पट्टी में देखें तो यहाँ पे बिहार का तराई क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब जब आप बार बार एक चीज देख रहे हो, एक फैक्ट देख रहे हो प्रश्नों में कि कौन से ऐसे जिले हैं जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, कौन से ऐसे जिले हैं जो नेपाल पश्चिम बंगाल, तो इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हो, कौन से जिले हैं जो झारखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं हमें इन जिलों के बारे में, ये जो कुछ प्रमुख जिले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि बिहार जो है उसकी जो सीमा है वो झारखंड से लगती है, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, तो जब हम यह पढ़ते हैं कि झारखंड हो गया, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश हो गया, इन दोनों के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों की सीमा लगती है। तो जब भी नेपाल की बात आती है तो हमें वो 7 जिले रटे होने चाहिए। जब पश्चिम बंगाल की बात आए तो वो 3 जिले कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने बात किया कि बिहार का जो तराई का प्रदेश है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, कहने का मतलब है कि जो नेपाल आपको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि नेपाल से जो 7 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के, इन 7 के 7 बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आप कैसे देख सकते हो, परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, 4 जिलों का नाम दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा नेपाल से सीमा नहीं साझा करता है या इनमें से कौन सा नेपाल से सीमा साझा करता है, तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो कम से कम बॉर्डर पे जो जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, उनके बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। जो सीमावर्ती बिहार के जिले हैं उनके बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखते हो, क्योंकि बात हो रही है नेपाल की, तो सबसे उत्तरी भागों की बात हो रही है, तो चंपारण देखने को मिलता है। पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण जिला हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया। ये 7 जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हमें रट जाना है और प्रयास करना है किसी क्लास में मैक्सिमम चीजें आप लेकर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बताएं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है, बताएं। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलो अब यहां पे बताना है आपको, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है आपको बताना है, बताएं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, चलिए जवाब दीजिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, भांगर, खादर या खोंडोलाइट। आप जानते हो भांगर किसको बोलते हैं? भांगर कहाँ पे मिलती है? पुराने जलोढ़ को बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक बांध तथा दोआब के मैदान भी भांगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कछारी मिट्टी की, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा भांगर भूमि या भांगर मृदा। ठीक है, तो इसी को आप कहते हो कि पुरानी कछारी मिट्टी, तो भांगर आपको सही करना। ठीक है, ये पुराने जलोढ़ होते हैं, इसके अंतर्गत दोआब मैदान भी आते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है खादर। खादर की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। खादर की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से। मतलब खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़, और नवीन जलोढ़ आपको कहाँ पर मिलेगा? नवीन जलोढ़ आपको उन क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ पर प्रतिवर्ष एक बार बाढ़ अवश्य आती है। जहाँ पर प्रतिवर्ष एक बार बाढ़ अवश्य आती है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है खादर। तो इसका विकल्प सी जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए नवीनतम जलोढ़ कौन सा है तो आप खादर को टिक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसको हम भांगर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको बताएं। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? मतलब इनमें से कुछ राज्यों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो आकार तो क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं राज्य विशेष की, तो हमें कम से कम हर राज्य के बारे में एक रफली मैप तो हमें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? नीचे दिए गए राज्यों के में
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसके समीप आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार दिखाई देता है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? इनमें से कौन सा है जिसके आप कह सकते हो कि उसके समान दिखाई देता है, उसके समान क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है? बताएं। सबसे पहली बात, आपने देखा कि बिहार का क्षेत्रफल जो है वो आयताकार है, ठीक है, और आयताकार है। वहीं दूसरी तरफ जब पश्चिम बंगाल की बात आप करते हो तो पश्चिम बंगाल का जो कुछ आप कह सकते हो जिसको चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, उसके पश्चिम का जो भाग है वो आपको देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, आप कह सकते हो वर्गाकार, आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो बिहार का क्षेत्रफल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जब आप देखते हो जो वर्गाकार भाग है वो तो है ही, साथ ही साथ चिकन नेक, सिलीगुड़ी का जो एरिया है उन सबको मिलाकर यदि हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसको रट जाना है, इसका जो क्षेत्रफल है ये आप कह सकते हो बिहार के समीप बैठता है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। झारखंड तो हो नहीं सकता क्योंकि छोटा सा राज्य बिहार से अलग होकर बनाया गया है। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बिहार से ज़्यादा देखने को मिलता है। तमिलनाडु के संदर्भ में भी वही चीज़ें हैं। तो झारखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश हो नहीं सकता, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, और आपको बता दें अब आपके लिए और बेहतर, आप कह सकते हो बेहतर तरीके से, अब अगली कक्षा से इस तरह के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की जो भी आप अगली कक्षा पाओगे, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि जो प्रश्नों का लेवल होगा वो कुछ अलग होगा। एक इसके बाद एक कक्षा, क्योंकि उसकी वीडियो पहले तैयार हो गई है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब इसके बाद जो आपको तीसरी वीडियो मिलती है भूगोल से संबंधित, उसको छोड़कर आगे जो भी भूगोल, इतिहास, कहीं से भी जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, विगत वर्षों के प्रश्न या आप कह सकते हो परीक्षा से संदर्भित महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सीरीज में आपको कुछ फैक्ट भी बताए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ टॉपिक भी बताए जाएंगे, उसको भी नोट करना है। तो इस सीरीज, ये सीरीज भी महत्वपूर्ण है, जो अगली वीडियो इस सीरीज में आएगी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद से जो आपको चौथी, पांचवी, छठवीं जब मिलेगी आपको तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उनका जो प्रश्न है उनको मैं बेहतर तरीके से तैयार कर रहा हूँ, कहीं भी वो प्रश्न रिपीट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बताएं, बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? लगभग आयताकार है, अभी हमने इसके संदर्भ में बात कर लिया, ठीक है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा, सबको जवाब देना है। क्या बोला गया है? इनमें से कौन सी देशांतर रेखा बिहार के समीप से होकर गुजरती है? चले बताएं, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सबको जवाब देना है, क्योंकि सब तैयारी कर रहे हो, सबका तैयार है, तो सबको इसके बारे में बताना है। चले बताएं। जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही बिहार की, तो कम से कम उसका देशांतरीय विस्तार हमें आपको अवश्य पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो आपको देखने को मिल रहा है 80.5 डिग्री, 86, 84, 81, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बिहार से होकर गुजरते। बिहार से होकर गुजरने का मतलब है कि जो बिहार का देशांतर है उसके बीच में ये पड़ना चाहिए। अब बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है जब तक नहीं पता होगा आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं यदि चाहूँ तो थोड़ा सा मैं इसको आसान बना सकता हूँ। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं EW। अब कोई बता पाएगा? अब हमने काफ़ी आसान कर दिया इस प्रश्न को। बताएं, 80.5 पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब इनमें से कौन सा होगा? अब आप कह सकते हो यदि आपको पता रहा होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो, बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, ध्यान से समझना है, बिहार का देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिलता है 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक। कहने का मतलब है
कि यहाँ से वो जो देशांतर रेखा होगी कहीं ना कहीं 83 और 88 के बीच में होनी चाहिए। अब 83 और 88 के बीच में होनी चाहिए, बोला जा रहा है कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। देखो अब यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान से देखना है हमें, क्योंकि ई विकल्प नहीं दिया हुआ था। ठीक है, यदि ई विकल्प दिया होता तो आप ई विकल्प को टिक करते। क्यों टिक करते, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक विकल्प दिया है, ईस्ट वेस्ट को हम हटा देते हैं, जैसे पहले लिखा था उस संदर्भ में हम बात करते हैं। यहाँ लिखा है 86, तो कहीं ना कहीं 86 इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये सही उत्तर होगा। दूसरा लिखा है 84, कहीं ना कहीं 83 डिग्री है और 19 मिनट है, कहीं ना कहीं ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ये भी सही उत्तर था। तो कहने का मतलब है कि बी और सी दोनों सही उत्तर थे। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता प्रश्न इसी तरह देखिए ई विकल्प नहीं दिया होता तो आप 86 को टिक करते, क्योंकि 86 आप कह सकते हो कि बिहार से होकर, मतलब सबसे बीचों बीच से आप कह सकते हो 86 डिग्री गुजरती है, तो 86 को आप टिक करते, सबसे सटीक उत्तर होता। लेकिन यदि इसमें ई विकल्प दिया है तो आप ई विकल्प पर जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों उत्तर सही है। लेकिन यदि ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको दिक्कत है, तो याद रखिएगा पूरे भारत की अवस्थिति जो है, एक तो ये उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है, दूसरा पूर्वी देशांतर में है। पूरे भारत की अवस्थिति ये आपको इस रीजन में देखने को मिलती है। कहने का मतलब देशांतर तो पूर्वी है और अक्षांश उत्तरी है, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। बिहार के संदर्भ में ईस्ट वेस्ट आए तो घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विस्तृत है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। बिहार विस्तृत है, बिहार कहां पर विस्तृत है आपको बताना है। चले, बिहार कहां पर विस्तृत है, बिहार कहां पर विस्तृत है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, कर्क रेखा के पूर्व। यहां पे बात अब हो रही है, कहीं ना कहीं कर्क रेखा की बात हो रही है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है। बिहार के जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, आप याद करिए कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आपको याद करना है, याद करके बताएं बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार की यहां पे बात हो रही है, क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा की बात हो रही है, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो। यहां पे बोला गया है बिहार विस्तृत है। बिहार कहां पर विस्तृत है आपको बताना है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, कर्क रेखा के पूर्व में। अब यह जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है वो आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं बिहार के अक्षांशीय विस्तार की, तो हमें देखने को मिलता है बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से प्रारंभ होता है, देखने को मिलता है, और इसका जो विस्तार है ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो कर्क रेखा होती है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। अब बात हो रही है कर्क रेखा की, तो सबसे पहली बात हमने देख लिया कर्क रेखा किसे कहते हैं। अब पहला जवाब इसमें देखें तो कह रहा है कर्क रेखा के पूर्व में, गलत है, क्योंकि कर्क रेखा तो पूरे ग्लोब पर देखने को मिलती है, इसमें पूर्व पश्चिम जैसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरा कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में। अब कर्क रेखा के दक्षिण की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि अक्षांश 23.5 से कम होना चाहिए, लेकिन बिहार के संदर्भ में इसका शुरुआत कहां से होती है, 24 से होती है। कहने का मतलब कि कर्क रेखा के दक्षिण में बिहार अवस्थित नहीं है, बल्कि कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कर्क रेखा के दक्षिण में, तो गलत ही है। चौथा कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर में, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि 23.5 के उत्तर में है, इसलिए कर्क रेखा सही जवाब इसका होगा, कर्क रेखा के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सीमा से संदर्भित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताएं। बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, चलें बताएं। बिहार के सीमा से संदर्भित बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद जवाब देना है। चलें, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद जवाब दीजिए।
चलिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कह रहा है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की, ये भारत लिखा है, इसको भारत है, भारत के राज्यों की संख्या 3 है। क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। दूसरा कह रहा है देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सत्य है, क्योंकि बिहार से जो सीमा बनाने वाले 3 राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जब आप बात करते हो पश्चिम बंगाल की तो 3 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिलों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़कर 8 हो जाती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि इसकी जो संख्या है वो घटकर कितनी रह जाती है, घटकर रह जाती है 7। तो ये आपको पता होगा कि नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8-8 जिले इसकी सीमा साझा करते हैं, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं। तो कहने का मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सत्य है। तीसरा कह रहा है सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाने जाते हैं। एकदम सत्य है। कहने का मतलब उपयुक्त सभी डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, आगे से जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कल से, उसमें ई विकल्प का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, बताएं। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, तो अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप जानकारी देंगे, बताएं। चलें, बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, बताएं। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है? चलें, देखो आपको मैंने कुछ ज़िले बताए थे जो इस तरह के हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनमें रोहतास आता है, पश्चिमी चंपारण आता है। कौन कौन से ज़िले आते हैं? रोहतास हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है, कटिहार हो गया। ये कुछ ज़िले हैं जो आपको पता होने। कटिहार के बाद जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है उसको भी इसी में नोट कर लीजिए, किशनगंज। ये कुछ ज़िले हैं जो आपको पता होना चाहिए हमेशा। क्यों पता होना चाहिए? जैसे रोहतास की बात करें तो रोहतास बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो झारखंड और यूपी दोनों से सीमा साझा करता है। इसी तरह से पश्चिमी चंपारण एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। इसी तरह से कटिहार एकमात्र बिहार का जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। इसी तरह से किशनगंज एकमात्र जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो ये कुछ ज़िले हैं जो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बोला सीमावर्ती जो ज़िले हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पूछ लिया जाए तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो आपको बताना है गया। और जब बात करते हो गया की तो आपको पता होना चाहिए गया बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी है। सबसे ज़्यादा ठंडा जिला भी बिहार है और सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी बिहार है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम तैयारी करेंगे तो चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। बिहार की जब हम बात करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पे जो औसत वर्षा है वो बोला जाता है 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा आपको बोली जाती है। जलवायु मानसूनी बताई जाती है बिहार की, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके कई सारे फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है मानसूनी जलवायु का। जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम चीज़ों को ध्यान से विधिवत देखेंगे। इसको बताएं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस हरदा होना चाहिए? ठीक है, हरदा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ये हरदा आप कह सकते हो, हरदा। हरदा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिए। ये तो सारा आप पढ़ चुके होंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़े। पढ़ चुके हैं तो आप इसको फास्ट जवाब दीजिए, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चलें बताएं। देखो यहाँ पे बात हो रही है हरदा घाटी की, ठीक है।
तो हरहा या हरदा, कहीं कहीं हरहा लिखा है, कहीं कहीं हरदा घाटी लिखा है, जो भी आप समझते हैं। तो जब इसकी बात होती है तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है, ये दून तथा हरहा घाटी का विस्तार एक ही क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सोमेश्वर श्रेणी के पास। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हरहा घाटी को जो है ये दून घाटी भी बोलते हैं। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आपको पता होगा बिहार का जो मैदान है उसको दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, जिसमें से उत्तरी गंगा के मैदान की यदि हम बात करें तो उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो दक्षिणी गंगा के मैदान से अपेक्षाकृत बड़ा है। गंगा के जो कुल मैदान है यदि हम उसकी बात करें तो वहाँ पे जो उत्तरी गंगा का मैदान है इसका क्षेत्रफल है 62.86%। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब हम उत्तरी गंगा की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गंडक हो गई, कोसी हो गई, बागमती हो गई, घाघरा हो गई। गंडक, कोसी, बागमती और घाघरा ये प्रमुख नदियां हैं जिन्होंने इस मैदान को सिंचित कर उपजाऊ बनाया है, कृषि योग्य बनाया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दून घाटी। ठीक है, यह आपको सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में देखने को मिलता है। इसको बताएं, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर कौन सा क्रम देखने को मिलता है? जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो इनमें से कौन सा क्रम आपको देखने को मिलता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, इनमें से कौन सा क्रम आपको देखने को मिलता है जब आप पश्चिम से पूर्व बढ़ते हो? गंडक घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। देखो, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इसका जवाब आपको देना है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। विधि क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी बहती है तो गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आकर मिलती हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। तो जो गंगा में आकर सहायक नदियाँ मिलती हैं इनका क्रम क्या है? इनका क्रम क्या है मिलने का? किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या है? और जब आपको ये क्रम पता होगा तो इन द्वाब को आप आसानी से बता सकते हो। यदि आपको पता होगा सबसे पश्चिम में यदि हम बात करें तो कौन सी नदी गंगा में मिलती है, उसके बाद कौन सी, ये क्रम यदि आपको पता होगा तो ये द्वाब आप आसानी से टिक कर सकते हो। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती ये नदियाँ देखने को मिलती हैं। तो घाघरा, गंडक, कोसी इससे जुड़ा हुआ आता है। मतलब आप कह सकते हो कि 1 और 2 और 3 ये विकल्प सही उत्तर है। जानने का सबसे अच्छा तरीका है ये रट लीजिएगा, पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। इन नदियों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदियां कब आके मिलती हैं, उनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण में जरूर पता होना चाहिए। इतनी जानकारी है तो आप इसका जवाब कर लोगे, ये विकल्प सही उत्तर है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताएं, गंगा के दक्षिणी भाग में बात हो रही है। गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग में आप जानते हो गंगा के जब हम दक्षिणी मैदान की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि गंगा का जो मैदान है दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, जिसमें से उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है लगभग 62 क्षेत्रफल पर उत्तरी मैदान विस्तारित है, यह भी आपने देखा। और जो दक्षिणी मैदान है वो 62 पहला हो गया, तो दूसरा आप घटा दीजिए जो आ जाए, मतलब 38 आप कह सकते हो, 37 या 38 आप कह सकते हो। इतने वर्ग किलोमीटर के मतलब इतने कुल क्षेत्रफल में 38% भाग पर दक्षिणी गंगा का मैदान विस्तारित है। दक्षिणी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए दक्षिणी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें आता है पहला सोन गंगा द्वाब। कौन आता है? सोन गंगा, ये आपको रटा भी होना चाहिए, ठीक है, द्वाब, सोन गंगा द्वाब। और दूसरा इसमें जो देखने को मिलता है मगध का मैदान, मगध का मैदान, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा इसी में देखने को मिलता है अंग का मैदान, अंग का मैदान, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोन गंगा द्वाब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये 3 आपको पता होना चाहिए, ये 3 आपको रटे होने चाहिए। अब इसमें जो सोन गंगा का मैदान है इसको भोजपुर का भी मैदान कहते हैं, भोजपुर का मैदान कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। मगध का जो मैदान है इसकी यदि हम बात करें तो सोन और क्यूल नदियों के बीच में स्थित है, सोन और क्यूल नदियों के बीच में ये स्थित मैदान है।
अंग के मैदान की यदि हम बात करें तो इसके बारे में भी नोट कर सकते हो, यह क्यूल से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तारित है। क्यूल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक ये विस्तारित है। तो कहने का मतलब है ये 3 मैदान आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आपने देखा सोनगंगा दोआब, इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मगध का मैदान, तीसरा है अंग का मैदान। कहने का मतलब है डी विकल्प इस कथन के लिए सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों जो हैं ये गंगा के दक्षिणी मैदान के एक प्रकार है। इसको बताओ, बिहार के दक्षिणी भाग में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। बताओ, बिहार के दक्षिणी मैदानी भाग में जो गंगा का मैदान है, कहने का मतलब बिहार में जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसमें जो पहाड़ियां स्थित हैं वो किस क्रम की हैं, ये आपको बताना है। चले बताएं। बहुत अच्छा, ध्यान देना है, सबको बताना है, सब विचार करें और सब बताएं। अब पहाड़ियों के बारे में यदि आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तभी आप बता सकते हो। जैसे धारवाड़ क्रम भी देखने को मिलता है बिहार में, विंध्यन क्रम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाते हो, ठीक है। चलें, तब तक बताएं, तब तक मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तब तक बताएं सही जवाब क्या होगा। चलें, जवाब दीजिए। चलें, जवाब दीजिए। देखो, बिहार के संदर्भ में जब हम मैदानों की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है मैदानी भाग में जो चट्टानें देखने को मिलती हैं 4 क्रम आपको देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, टर्शियरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम। इसमें से क्योंकि बात हो रही है दक्षिणी भाग में, ठीक है, गंगा का जो मैदान है उसके दक्षिणी भाग की बात हो रही है, मतलब दक्षिणी गंगा के मैदान की बात हो रही है। और जब दक्षिणी गंगा के मैदान की बात हो रही है तो यदि आप में चट्टानों की यदि हम बात करें तो 2 चट्टानें बाहर निकल जाती। कौन कौन सा? पहला क्वाटरनरी बाहर निकल जाता है, दूसरा टर्शियरी बाहर। क्यों? क्योंकि जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं ये बिहार का जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती हैं। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये हिमालय के हिमालयी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। बचा धारवाड़ और विंध्यन। धारवाड़ की यदि हम बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये दक्षिणी पूर्वी बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, और विंध्यन क्रम जो है ये दक्षिणी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम जो दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, इसमें यदि हम बात करें तो मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नेवादा हो गया, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर ये क्रम आपको धारवाड़ क्रम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलता है सोन कैमूर नदी घाटी। तो सोन कैमूर नदी घाटी के क्षेत्र में आपको विंध्यन क्रम दक्षिण पश्चिमी बिहार में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा गया दक्षिणी मैदानी गंगा के मैदान में, दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो बिहार में दक्षिण में गंगा के मैदान में जो अवस्थित पहाड़ियां हैं उनकी यदि हम बात करें तो यह है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि दक्षिण की बात हो रही है तो धारवाड़ होगा या तो विंध्यन होगा, ठीक है। लेकिन जिस क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं वहां पे धारवाड़ क्रम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है आपको बताना है। चले बताएं। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है? फास्ट जवाब दीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है ये आपको बताना। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। देखो, सोमेश्वर श्रेणी की बात हो रही है और सोमेश्वर श्रेणी के बारे में कई बार प्रश्न बना है और आगे भी बन सकता है। देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा त्रिवेणी नगर, शायद आपने सुना होगा। तो पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है,
पश्चिमी चंपारण में आप इसका विस्तार देखने को मिलता होगा। ठीक है, कल मैंने करंट अफेयर्स में भी चर्चा किया था कि कहां से कहां तक विस्तार देखने को मिलता है सोमेश्वर श्रेणी का। तो आप में से सभी को बताना है कि सोमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन किन दो स्थानों के बीच आपको देखने को मिलता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिवेणी नगर मैंने कल आपको बताया था, यदि याद हो तो त्रिवेणी नगर आप बता सकते हो कि त्रिवेणी नगर से, ठीक है, त्रिवेणी नगर से एक स्थान मैंने बताया था भिकना थोरी दर्रा, यदि आपको याद हो भिकना थोरी दर्रा। तो सोमेश्वर श्रेणी जो देखने को मिलती है ये त्रिवेणी नगर से भिकना खोरी दर्रा जो है ये इन दोनों स्थानों के बीच में देखने को मिलती है। और चाहे आप बात करो त्रिवेणी नगर की, चाहे आप बात करो भिकना थोरी दर्रे की, दोनों के दोनों पश्चिमी चंपारण में स्थित हैं, इसलिए पश्चिमी चंपारण आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 74 किलोमीटर आप कह सकते हो लंबी ये श्रेणी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण आपका सही उत्तर हो गया। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? चलो बताएं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है ये आपको बताना है। मीटर में पूछा गया है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी इस तरह का प्रश्न बनता है तो ध्यान में देना है कि मीटर में पूछा गया है या फीट में पूछा गया है। मीटर में पूछा गया होगा तो दूसरा जवाब होगा, फीट में पूछा गया होगा तो दूसरा जवाब होगा। बताएं, यहाँ पे मीटर में पूछा गया तो आपको बता दें ये 53 मीटर ऊंची है, इसको फीट में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको बताएं, बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है? चलिए जवाब दीजिए। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है ये आपको बताना है। चल, पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर है? चलिए जवाब दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर है या उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है। पूर्व से पश्चिम जो विस्तार देखने को मिलता है ये है 483 किलोमीटर। रट जाइएगा, बिहार का विस्तार 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना देखने को मिलता है, तो याद रखना है 345 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण विस्तार देखने को मिलता है। तो बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? बताएं, सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? देखो सर्वोच्च श्रृंग की बात हो रही है तो सोमेश्वर श्रेणी आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आप देखोगे तो 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। सी विकल्प आपका सही उत्तर। ये देखो इस तरह के फैक्ट हैं कि आपको रटे होने चाहिए, तो 874 आप रट लीजिएगा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा खंड है जो आप कह सकते हो बिहार का वह कौन सा खंड है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? बताएं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपने अभी देखा था कुछ देर पहले कि झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना था वर्ष 2000 में। अब जब झारखंड बिहार से होकर बना था तो ये आपको पता होगा कि झारखंड की अवस्थिति कहाँ पे है। और अभी आपने पढ़ा था कि गंगा का जो दक्षिणी मैदान है अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आपका गंगा सोन विभाजन था, दूसरा मगध मैदान था, तीसरा अंग मैदान था। ठीक है, ये 3 विभाजन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये दक्षिणी गंगा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है मिथिला मैदान। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताएं, इसके बारे में मैंने पूर्व में भी बताया है, लेकिन आप बताएं बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। इसको बताएं, बाकी आपको अभी बताया जब मैंने दूसरा या तीसरा प्रश्न आज का हल किया तो उस दौरान आपको बताया गया। दक्षिण लंबाई इसके बारे में भी हमने बात कर लिया, तो इसको भी अब हटा देते हैं। 345 किलोमीटर अभी देखा था। ये बताएं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलो बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय या अरवल? आप जानते हो कि बिहार का सबसे छोटा जो जिला है वो है शिवहर। शिवहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की और विधानसभा की भी 1 सीट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा की 1 सीट यहाँ पे है और विधानसभा क्षेत्र की भी 1 सीट आपको देखने को मिलती है। शिवहर की यदि हम बात करें तो कई बार पूछा जाता है शिवहर में प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा बूढ़ी गंडक जो है ये इनकी प्रमुख नदी है, इस जिले की प्रमुख नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि लिंगानुपात की बात करें वह भी आप याद रख सकते हो कि 893 लिंगानुपात यहाँ देखने को मिलता है, 893। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है, वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है? बताएं, नेपाल और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा बात हो रही नेपाल उत्तर में है, पश्चिम बंगाल आप कह सकते हो पूर्व में है। कहने का मतलब उत्तर पूर्व में जिला कौन सा आपको देखने को मिलता है? कौन सा देखने को मिलता है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का? तो आप बताओगे किशनगंज। तो इसका सही उत्तर हो गया किशनगंज। किशनगंज के बारे में आपको और पता होना चाहिए कुछ फैक्ट, जैसे महानंदा नदी आप कह सकते हो, महानंदा नदी के किनारे स्थित है, मतलब महानंदा नदी जो है ये इस जिले की प्रमुख नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जूट और पटसन उद्योग, जूट एवं पटसन उद्योग के लिए ये जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो किशनगंज जूट और पटसन के लिए जाना जाता है, महानंदा यहाँ की प्रमुख नदी है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, कौन सा है? वह कौन सा है जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है? अभी इसकी चर्चा भी हमने किया था, फिर भी बता दीजिए कौन सा है। हालांकि इसकी चर्चा भी हुई है। देखो ये है सोमेश्वर श्रेणी, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है? बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताएं, दियारा भूमि किसे कहा जाता है? ये दियारा भूमि होता क्या है? देखो उत्तरी बिहार का जो मैदान है यदि हम बात करें तो यहाँ की जो नदियां हैं वो यहाँ पे दियारा हो गया, चौर हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, ये बनाती हैं। ठीक है, चौर जो है वो निचला भाग होता है, आप कह सकते हो लगातार वर्ष भर आप कह सकते हो पानी में डूबा रहने वाला भाग होता है, पानी से आच्छादित होता है। इस भाग में खास प्रकार की स्थलाकृतियाँ दियारा का भी निर्माण होता है। दियारा का मतलब क्या है यहाँ पे बताएं? दियारा का मतलब यहाँ पे क्या है? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में डूबे विशेष क्षेत्र, दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र। बताएं, दियारा भूमि के बारे में इतना मैंने बता दिया कि चौर क्षेत्र जो होता है वहां पे आपको मिलेगा। तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, सभी को बताना है। ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नहीं पता है तो अगले दिन मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में बात हो गई है, इसके बारे में भी बात हो गई है, इसको बताएं। बिहार में, और तो आपको पता है बिहार का, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बिहार का औसत उच्चतम तापमान कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है कि बिहार का सबसे ज़्यादा ताप यदि हम देखें तो गया में, सबसे कम तापमान भी यदि हम देखें तो गया में पाया जाता है। तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ इसकी बात हम कर सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। और आज के जो प्रश्न थे आप कह सकते हो इजी लेवल था। इजी लेवल इसलिए था क्योंकि आप लोगों के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हमने यहाँ से शुरुआत की है।
तो बताएं बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, किशनगंज में, मधुबनी में, बिहार शरीफ में। देखो वर्षा का जो अनुपात है बिहार के संदर्भ में आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा का जो अनुपात है कम होता जाता है। तो जो सबसे पूर्व में होगा वहाँ ज़्यादा होगा, तो इसका सही उत्तर है किशनगंज। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मृदा कौन सी है? गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मृदा कौन सी है? बताएं गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उसकी प्रमुख मृदा कौन सी है, आपको बताना है। देखो यहाँ पे है तराई मृदा। तराई मृदा आपको तराई के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और तराई के क्षेत्र दक्षिण में है नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर। दूसरी बात हो गई बल सुंदरी मृदा। बल सुंदरी मृदा की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें बल सुंदरी मृदा ये सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा के बारे में आपको बता, इसके बारे में 3 जिले नोट कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों जिले कौन कौन से? सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, तीनों नोट कर लीजिएगा। सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, जहां पर बल सुंदरी मृदा पाई जाती है। लैटराइट मृदा की यदि हम बात करें इसका भी क्षेत्र याद कर लीजिएगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, लैटराइट मृदा जो है ये छोटा नागपुर के उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलती है। छोटा नागपुर के उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद है कैवाल मृदा, कैवाल मिट्टी। कैवाल मिट्टी की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि ये दक्षिणी भागों में आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या बोला जा रहा है? गंगा के दक्षिणी भागों की प्रमुख मृदा कौन सी है? लैटराइट मृदा, बल सुंदरी मृदा, तराई मृदा या कैवाल मृदा, आपको बताना है। जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दक्षिणी मैदान की प्रमुख मृदा कौन सी है? तो दक्षिणी मैदान की प्रमुख मृदा है कैवाल मृदा। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। और बाकी तीनों के क्षेत्र आप नोट कर लीजिएगा कि बल सुंदरी कहां पाई जाती है, लैटराइट कहां पाई जाती है, इसको बताएं। कह रहा है गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 812 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी जो है ये किस मिट्टी की है, आपको बताना है। बताएं किस मिट्टी की है, ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र में यह मिट्टी का कौन सा प्रकार है, बताएं। देखो एक मृदा जो है ये गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, इसको बोलते हैं वलथर मृदा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, वलथर मृदा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है बलथर मृदा। ठीक है, इस जो 815 किलोमीटर 8 से 15 किलोमीटर की जो ये चौड़ी पट्टी है इसमें बलथर मृदा पाई जाती है। और जैसा सबका आपने नोट किया इसी तरह नोट कर लीजिएगा कि गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बलथर मृदा पाई जाती है। कैवाल मृदा की बात करें तो दक्षिणी भागों में पाई जाती है। कैवाल मृदा के बाद बल सुंदरी मृदा की बात करें तो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। तराई मृदा की बात करें तो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मृदा की बात करें तो आपको छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलती है। इसको बताएं, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? क्या बोला गया है? नेपाल की सीमा के साथ साथ, ध्यान रखिएगा यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। बताएं, चले जवाब दीजिएगा। नेपाल की सीमा के साथ साथ, और नेपाल की सीमा के साथ साथ यदि देखें तो बहुत सारी नदियां नेपाल से निकलकर आकर गंगा में मिलती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। मतलब नदियों के बाढ़ वाला ये इलाका है, मतलब तराई का क्षेत्र है। तो कौन सी मृदा मिलेगी? तराई मृदा मिलेगी। ये विकल्प सही उत्तर है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है, बताएं जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, किस जिले में होता है, आपको बताना है। हालांकि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था जूट और पटसन किशनगंज में भी होता है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक उत्पादक, तो सर्वाधिक उत्पादक जिला है पूर्णिया। याद रखिएगा सी विकल्प पूर्णिया। बिहार की जलवायु है,
बिहार की जलवायु किस प्रकार की है ये आपको बताना है। यहाँ पे ई विकल्प होगा तभी हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बिहार की जब जलवायु के बारे में हम बात करते हैं तो बिहार की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है, और ई विकल्प इसमें दिया नहीं हुआ है इसलिए हम टिक नहीं कर सकते। उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु बिहार की है। इसको बताएं, बिहार में मानसून कब आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो वर्षा होती है वो अरब शाखा के द्वारा होती है या बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप जवाब नहीं दे सकते। तो आपको पहले ये सोचना है कि बिहार में जो वर्षा होती है ये अरब सागर वाली शाखा से होती है या बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। दोनों में से किस शाखा से होती है ये आपको बताना है, बताएं। आपको पता होगा बिहार में जो मानसून का आगमन होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है, क्योंकि आपने बिहार के संदर्भ में एक फैक्ट पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम बिहार में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बिहार में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, आपको देखने को मिलता है वर्षा का जो अनुपात है वो बढ़ता है। कहने का मतलब यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा का जो अनुपात है वो कम होता है। तो कहने का मतलब है कि धारा जो है, जो वर्षा की हवाएं हैं, मानसूनी जो पवनें हैं वो प्रवेश करती हैं बंगाल की खाड़ी से। और जैसे आपने पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी से प्रवेश तो करती है, लेकिन बिहार में पहुंचने पे बिहार के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में वर्षा का अनुपात कम होता है। क्यों? क्योंकि जो मानसूनी पवनें होती हैं इनमें नमी की लगातार कमी होती जाती है, क्योंकि ये शुरुआत में वर्षा करा देती हैं, फिर इनको जब नमी का सोर्स नहीं मिलता है तो हवाएं जब नमी नहीं लिए रहती तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हवाओं की नमी होती है वो जैसे जैसे पूर्व की पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं कम होती जाती है, जिसके चलते वर्षा कम देखने को मिलती है। इसको बताएं। बिहार की जलवायु के बारे में हमने देख लिया, उष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पे मानसून की बात हो रही थी। बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में मानसून आपको जुलाई के मध्य में प्रवेश करता देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको बताएं। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है, बताएं। कौन सी मृदा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें इस क्षेत्र में आपको खादर मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी मृदा? खादर मृदा देखने को मिलती है। लेकिन पिछला प्रश्न जो कि हमने देखा बिहार में वर्षा से संबंधित, बिहार की जलवायु से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बिहार में वार्षिक वर्षा कुल होती कितनी है। तो बिहार में जब वार्षिक वर्षा की बात करते हो तो आप नोट कर सकते हो 1013 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा आपको बिहार में देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है किस शाखा द्वारा होती है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा बिहार जो वर्षा प्राप्त करता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होता है। और आप कह सकते हो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बिहार वर्षा ग्रहण करता है, और बिहार जो वर्षा प्राप्त करता है उसका लगभग आप यदि हम देखें तो 85% जो हिस्सा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से होता है। हालांकि लौटती हुई जो मानसून है, लौटती हुई जो पवनें हैं उसके द्वारा भी कुछ वर्षा हो जाती है शरद ऋतु में, और लगभग 15% माना जाता है कि इस तरह से होती है। इसको बताएं। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जिला, क्योंकि नवीन जलोढ़ की बात हो रही है तो कौन सा जिला इसमें बाढ़ प्रभावित है। क्योंकि जो जिला बाढ़ प्रभावित होगा, जहां पे प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ लाई जाती होगी, वहीं पर आपको नवीन जलोढ़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सहरसा की बात करें, पूर्णिया की बात करें, दरभंगा की बात करें, तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो तीन के तीनों जिले हैं, तीनों के तीनों बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि बिहार में जलोढ़ मृदा इन तीनों में पाई जाती है। डी विकल्प सही उत्तर है। बिहार में लैटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया था कि लैटराइट मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, तराई मिट्टी, ठीक है, बलथर मृदा कहाँ पाई जाती है, सबके क्षेत्र भी मैंने आपको बताया और प्रयास भी किया कि आपको याद हो जाए। तो यदि याद हुआ है तो बताएं कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। देखो, सबको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको बताना है सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। ठीक है, देखो अभी आपको बताया था कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भागों में बिहार में लैटराइट मृदा
पाई जाती है? बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है कहाँ पर? जो तराई क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ पर है ये आपको बताना है। चले बताएं कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो जिले दिए हुए हैं कौन से जिले ऐसे हैं जो उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलते हैं, जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं कौन से जिले हैं, जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं टॉप में कौन से जिले हैं। तो आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण हो गया, ये आप कह सकते हो तराई के क्षेत्र में आता है। अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, छपरा, ये सभी के सभी तराई के क्षेत्र में आते हैं। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? वह जिला कौन सा है बिहार का जहां पर दलदली मृदा पाई जाती है? बताएं। जहां पर भैया बाढ़ आती होगी, पानी की अधिकता होगी, बाहुलता रहती होगी, वहीं पर पाई जाएगी। तो आप बताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है, इनमें से कौन सा सही है? इसमें यदि हम देखें तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चले तो आज के लिए इतना ही, और कल से जो आपको ये सीरीज मिलेगी, ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक रखा रहूँगा, क्योंकि अब हमारा जो प्रयास है कि आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी बताए जाएं जिनका आप अध्ययन करते चलें। तो वो जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनके बारे में भी बात होगी। जो प्रश्न रहेंगे उन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से रहेंगे जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो वो मैंने होमवर्क किया है, तो वहाँ से देखकर, वहाँ से करके चीज़ें थोड़ा सा और आप कह सकते हो कि और एक लेवल बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी तरह से सहयोग करते रहें, बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।